चांदनी रात में बैठक। यदि दिलजीत मेरे साथ चलने को तैयार ना हुआ होता तो मैं भी भागने की कोशिश शायद ही करता। स्कूल से अकेले भागने में कोई मज़ा था नहीं। इससे भी ख़राब बात यह होती कि जब मैं तुम्हारे साथ भागने वाला साथी शुरू में ही उत्साह दिखाए मगर अंतिम क्षण पर साथ छोड़ दे। इससे दूसरा साथी हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन दलजीत ऐसा साथी नहीं था। जो कहता था वो करता था। उसे करके भी दिखाता था। करीब एक महीने पहले जब मैंने उसे अपने चाचा के जहाज़ के बारे में बताया, वह उस जहाज़ पर जाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी, बिना एक क्षण की देरी किए दलजीत ने निसंकोच भाव से कहा था, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। दलजीत मौजी तबीयत का लड़का था। अक्सर गलती भी कर बैठता था, मगर कोई काम कभी अधूरा छोड़ हाथ पर हाथ रखकर बैठना उसने सीखा ही नहीं था। यदि उसे कोई रोकता तो मन में वह जो ठान लेता उसे करके दिखाता था। हम दोनों के बीच दोस्ती हुई थी मैराथन दौड़ों के दौरान, जो मानसून के आरंभ में होती थी। मैं कम दूरी वाली दौड़ों में काफ़ी आगे रहता था और दलजीत चूंकि भारी भरकम था इसलिए दूसरे लड़कों से पिछड़ जाता था। मैराथन में मैं अक्सर अच्छे एथलीटों से आगे निकल जाने देता था और पीछे किसी घास वाले टीले पर बैठकर मज़े से कोई कॉमिक्स या डेविड कॉपरफील्ड का कोई अध्याय पढ़ता था। एक शाम जब दौड़ के दौरान मैं इस तरह बैठकर पढ़ रहा था तो क्या देखता हूँ कि दलजीत सड़क पर चहलकदमी करता और मगन होकर सीटी बजाता चला आ रहा है। तू दौड़ में शामिल नहीं हुआ? मैंने उससे पूछा। हाँ हुआ था, तू नहीं हुआ? हुआ था, मैंने बोला और किताब पढ़ता रहा। दलजीत आकर मेरी बगल में बैठ गया। अगर हम थोड़े भी लेट हो गए तो उन्हें पता नहीं चलेगा, वह बोला। चल उस स्टॉल पर जाकर गरम गरम पकौड़े खाते हैं। पैसों की चिंता मत कर यार, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रुपए हैं। माँ का लाडला बेटा हूँ ना, खूब पैसे भेजती है। बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखी मेरी माँ ने। यह हमारी स्थायी मित्रता का श्री गणेश था। पहले पकौड़ों की नींव पर बनी यह लंबी दोस्ती दूर की दौड़ों के प्रति हम दोनों के समान रुचि के कारण जल्दी ही और पक्की हो गई। एक साथ कई मैराथन दौड़ने के बाद हम यह महसूस करने लगे थे कि हम बरसों से एक दूसरे से परिचित हैं। अब व्यायामशाला की अंधियारी ऊंची छत के नीचे बैठ हम अनुभव कर रहे थे कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते समझते हैं। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि दलजीत के पास रुपए पैसे ज़्यादा रहते हैं। उसे भी इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मैं कुशाग्र बुद्धि वाला हूँ, जैसा कि वह स्वयं कहा करता था। वह इस बात से बड़ा प्रभावित था कि मैंने ढेरों किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं व्यवहारिक नहीं था। दुनियादारी के हिसाब से दलजीत मुझसे अधिक अनुभवी था। दलजीत ने कमर में पजामे में खुसा हुआ फोल्डर निकाला और उसे खोलकर आगे फर्श पर फैला दिया। यह भारतीय रेलों का नक्शा था जो हमने अपनी अंतिम मैराथन के दौरान खरीदा था। उस दौड़ की एक यादगार बात यह थी कि हम दौड़ में खिसक कर बाजार की तरफ सरक गए थे। वहाँ तरह तरह की चीज़ें खरीदने खाने के बाद हम छोटे रास्ते से स्कूल लौटे और इस तरह दौड़ में क्रमशः प्रथम द्वितीय आए। हालांकि जब जज लौटे तो बताया कि उन्होंने हमें निर्धारित मार्ग पर कभी नहीं देखा, तो हम अयोग्य ठहरा दिए गए। फिर भी हमने चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही यश तो लूट ही लिया था, क्योंकि हर एक ने आकर इस विजय के लिए हमें बधाई दी थी। रेलवे का नक्शा हमारे आगे खुला पड़ा रहता था। लाल पेंसिल ली, नक्शे पर पहाड़गंज के चारों तरफ दायरा बना दिया जो हिमालय की तराई में था। फिर मैंने जामनगर पर भी दायरा बनाया जो कच्छ की खाड़ी में काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंतिम छोर पर स्थित था। इन दोनों स्थान के बीच क्या था? पहले पहाड़ियाँ और जंगल थे। फिर दोआब यानी जमुना गंगा के क्षेत्र का समतल उपजाऊ मैदान था जो दिल्ली से थोड़ा आगे तक फैला हुआ था। फिर नंगी वृक्षहीण मटमैली पहाड़ियाँ और राजस्थान के मरुस्थल के रेत के टीले थे। और अंत में गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्र तट के उपजाऊ क्षेत्र नदियाँ और झीलें थीं। हमने यह तय किया कि हम सवारी के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय नहीं था। जिम चाचा का जहाज़ ज़रूरत से ज़्यादा एक दिन भी बंदरगाह पर रुकने वाला नहीं था। जुलाई के अंत में मानसून के कशदाई बनने से पहले अपना लंगर उठाकर चल देगा। जितनी जल्दी हो सके हमें दिल्ली पहुंचना चाहिए, मैंने कहा। नहीं तो पकड़े जाएंगे। एक बार दिल्ली निकल गए तो उन्हें सूझेगा ही नहीं कि हमें कहाँ ढूंढे। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ लापता हो जाना बड़ा आसान है। तू क्या समझता है ये लोग हमें ढूंढ निकालने का झंझट मोल लेंगे? हाँ क्यों नहीं, याद रख मेरे गार्जियन प्रिंसिपल के दोस्त हैं और अगर तुझे कुछ हो जाता है तो तेरे पिता तो स्कूल पर मुकदमा ही दायर कर देंगे। ज्यों ही उन्हें भनक पड़ेगी हम गायब हुए हैं, वे पहाड़गंज में हमारी खोज करेंगे और जब हम
वहाँ यानी देहरादून में भी नहीं मिलेंगे तो फ़ौरन पुलिस को खबर करेंगे और हमें गुमशुदा की सूची में शामिल कर लिया जाएगा, अपराधियों की तरह। फिर रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम दिल्ली तक पैदल चलकर जाएंगे? दलजीत हताश स्वर में बोला, मैं 125 मील पैदल चलकर नहीं जा सकता। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें देहरादून तक पैदल चलकर जाना होगा, यानी कि 13-14 मील की उतराई वाला रास्ता। तो इतना तो चल लेगा ना? हाँ, इतना चल लूँगा, अगर रास्ता उतराई वाला हुआ तो। देहरादून से हम रेल या बस या ट्रक पकड़ेंगे, रेलवे स्टेशनों से दूर ही रहेंगे। ठीक है रस्ती, बहुत बढ़िया ख्याल है। अगर अभी से इतनी आगे की मत सोच, पहले दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली बहुत दूर है, उसके बाद कोई जुगत भिड़ाएंगे। हम खामोश बैठे थे और अपने अपने विचारों में खो गए थे। चिंता हमें इस बात की थी, यदि पकड़े गए तो हमारा क्या हश्र होगा, फिर हमें कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मोमबत्ती की लौ कांपी और बुझ गई। 1 मिनट के लिए घटाटोप अंधेरा छा गया, फिर प्रकाश की एक पतली सी रेखा फर्श पर से रेंगती हुई मेरे पैरों पर पड़ी। मेरी पेंसिल टॉर्च कैसी लगी? दलजीत बोला। मेड इन जापान है और इसका डिज़ाइन जेम्स बॉन्ड ने तैयार किया है। पिछले साल मैंने नैरोबी में खरीदी थी। मगर बैटरी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इस साइज़ की यहाँ मिलती नहीं है। और यह कहकर उसने बैटरी बंद कर दी। मैंने कहा, घर वालों ने तुझे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देखकर तेरे सिर सिर पर चढ़ा रखा है। हाँ, दलजीत ने तभी हंसते हुए कहा। हाँ, सचमुच उन्होंने सिर पर चढ़ा रखा है मुझे। कहते कहते उसने अपना हाथ मेरे हाथ में ले लिया। तो तय रहा कल को? वह फुसफुसा कर बोला। हालांकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दलजीत हमेशा चीज़ों को नाटकीय बनाने में रस लेता था। ठीक है, कल रात पक्का रहा, मैंने कहा। कहाँ मिलेंगे? नीचे चीड़ के जंगल में, बड़ी चट्टान के पास, 10 बजे। वहां से हम नदी के किनारे किनारे चलते हुए देहरादून जाने वाले छोटे रास्ता पकड़ेंगे। ठीक वक्त पर पहुंच जाना, देर न करना, समझे? दलजीत बोला। ऐसा ना हो अंधेरे के जंगल में बीचों बीच में खड़ा तेरी राह देखता रहूं। कहते हैं वहां भूत प्रेत भी रहते हैं। ठीक, तेरे पास टॉर्च तो है ही, मैंने कहा। उसने एक बार फिर मेरा हाथ थाम लिया। बोला, स्कूल में एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी को भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। चल, अब चलकर सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। जा आराम से सो, मैंने कहा। कल से शायद ज़्यादा सोना नसीब न हो। हम व्यायामशाला से निकले तो चांद निकल आया था। खुला मैदान, गुंबद और डॉर्मेट्री की इमारत, ये सब चांदनी में स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पहाड़ियों की ढलान पर देवदार के पेड़ों के साए प्रेतों की तरह लगते थे। आकाश में इक्का दुक्का बादल छितराए थे। रात बड़ी सुंदर थी। कोई देख न ले, दलजीत बोला। अगर कोई तुझे पकड़ भी ले तो कहना तूने मुझे नींद में चलते हुए देखा था और मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे पीछे पीछे आया था। वाह, लगता है ये अद्भुत विचार तुम्हें किताबों से मिलते हैं। हम मैदान में इस तरह चल रहे थे जैसे दो पिशाच चले जा रहे हों। फिर हम जल्दी जल्दी चलते हुए अपनी अपनी डॉर्मेट्री की सीढ़ियों की तरफ लपके। दलजीत अपनी डॉर्मेट्री के दरवाजे पर ठिठका। पीछे मुड़कर उसने भेद भरे ढंग से हाथ हिलाया। मैं भीतर आकर अपने बिस्तर में दुबक गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर नींद जैसे कोसों दूर भाग गई थी। मैं अपनी आगामी साहसिक यात्रा के बारे में काफ़ी देर तक सोचता रहा और यह कल्पना करता रहा कि सफ़र किस तरह का होगा और मेरे चाचा अब जब अचानक हमें अपने जहाज़ पर देखेंगे तो कितने चकित होंगे। निस्संदेह रास्ते का खर्चा निकालने के लिए मैं कोई काम धंधा तो ढूंढ ही लूँगा। जब दलजीत और मैं जहाज़ पर सफाई और दूसरे काम करके थोड़ा खर्चा निकाल सकते हैं। योकोहामा, वालपराइसानो, सैन डिएगो, लंदन।